बमुश्किल आध घंटे बाद हम साहिल के एक वीरान किनारे से जा लगे। इस दौरान रास्ते में हमसे कुछ फासले पर माहीगीरों के स्टीमर और लॉन्चें गुजरती चली गईं, लेकिन हमसे किसी ने कोई तारुज न किया। किनारे लगते ही हमने अपना असलहा जाया कर दिया। अब अगर वो हमारे काम का नहीं था तो दुश्मन भी उससे कोई फायदा क्यों उठाता। फिर वो असलहा तो समंदर में गर्क हो गया और स्टीमर जिसमें हमने 15-20 मिनट की जान तोड़ मुशक्कत के बाद एक सुराख पानी दाखिल होने के लिए बना दिया था, नजरे समंदर कर दिया। स्टीमर लहरों के दोष पर हमारी नजरों के सामने डूबता हुआ दूर ही दूर हटता चला जा रहा था और फिर देखते ही देखते वो गर्क हो गया। हमारी हालत उस वक्त सहराए गोबी उबूर करने वाले उन मुहिम जुओं की सी थी जो सहरा में अपने रास्ते से भटक गए हों। धूप में झुलसती रेत और आग में तपती बेआबो ग्याह पथरीली पहाड़ियां तन्नूर की तरह दहक रही थीं। हम उस जहन्नमजार का ईंधन बने उसके अंदर ही अंदर घुसते चले जा रहे थे। सहरा में सफर करने वालों को तो किसी नखलिस्तान की उम्मीद भी होती होगी, लेकिन जहां ऐसी कोई बात नहीं थी। उस लम्हे मेरा दिल अपने उस्तादों के लिए अकीदत के जज्बात से लबरेज हो गया। मुझे एहसास हुआ कि वो तवील सहराई मशक़ें जिनसे हमें गुजरना होता था बेसूद नहीं थी। कमांडो को कभी वो हालात पेश नहीं आते जिनकी उम्मीद की जा सकती हो। वहां तो सब कुछ अचानक और सोचे समझे मंसूबे के खिलाफ पेश आता है। हालात इस तरह यकसर पलटा खाते हैं कि बड़े बड़े सुरमा भी चकरा कर रह जाएं। फिर यही अजियतनाक मशकें जिनकी भट्टी से कमांडो को कुंदन बनाकर निकाला जाता है और जिन्हें दौरान तरबियत हम बसा औकात फजूल सी चीजें समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, उसे उस कड़े इम्तिहान से बामुराद करके बाहर निकालती हैं। जिस कयामत की कड़ी धूप से हम गुजर रहे थे उसका एहसास मुझे तो कुछ खास नहीं हो रहा था, लेकिन अपने साथियों पर टूटने वाले अजाब को मैं बखूबी महसूस कर सकता था। सूरज का कहर बरसाता देवता ऐन उनके सरों पर दहक रहा था। उसकी शुआओं से उठने वाली लपटों से उनकी हड्डियां भी सुलग रही होंगी, लेकिन आफरीन है उन सिद्क के पुतलों पर, क्या मजाल जो उन्होंने उफ तक की हो। हम चारों चुपचाप आगे बढ़ते जा रहे थे। माहौल कुछ अजीब पुरस्रार और संजीदा सा हो गया था। पहल उस्मान ने की, अली भाई, जहन्नम की आग यकीनन इस तरह की होगी। उसने ये फिक्रा कुछ ऐसे अंदाज से कहा कि बेख्तियार हम हंस पड़े। चलो अच्छा है, दुनिया में ही इसका मजा चख लिया। अब मकामी दोस्त की बारी थी। फिर हम आपस में इसी तरह एक दूसरे की तरफ फिक्रे उछालते रहे। इससे माहौल के तनाव में कुछ कमी जरूर वाक़ हो गई थी, या फिर कम से कम हमारी तवज्जो बढ़ गई थी। तकरीबन 1 घंटे बाद जब उस जानलेवा सफर का इख्तिताम एक सड़क के नजदीक हुआ तो हमारे होंठों पर पपड़ियां जम रही थीं। हल्क खुश्क हो चुके थे। यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने जिस्म से नमी की आखिरी रमक भी निचोड़ ली हो। उस्मान की हालत तो नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। ये उसकी कुव्वत इरादी थी या फिर अना कि उसने हमारे सामने शर्मिंदा होना गवारा न किया। मुझे डर था कहीं उसे सनस्ट्रोक न हो जाए। ये सड़क जिस तक हमने रसाई की थी शहर से बंदरगाह की तरफ जा रही थी। सड़क के किनारों दरख्तों तले बेदम होकर मेरे साथी करीब करीब पड़े थे। दूर दूर तक किसी जीरूह का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। हमारी सबसे पहली जरूरत पानी थी। बाहर सूरत मेरे साथियों को पानी चाहिए था, वरना किसी भी लम्हे किसी के तड़क जाने का खतरा पैदा हो चला था। समझ नहीं आ रही थी कि पानी आखिर लाऊं कहां से। कभी कभी कोई ट्रक बंदरगाह से शहर की तरफ या शहर से बंदरगाह की तरफ जाता दिखाई पड़ता। उनको हाथ देकर रोकने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। अव्वल तो यहाँ दिन दिहाड़े ही लूटमार की ऐसी वारदातें होती रहती थीं कि कोई ट्रक ड्राइवर रुकने का खतरा हरगिज मोल न लेता। फिर हमारे हुलिये भी कुछ ऐसे शरीफाना न थे कि कोई हम पर तरस खाने का रिस्क ले सके। शाम के वक्त उस सड़क पर ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता था, क्योंकि समंदर किनारे बने अय्याशी के अड्डों, नाइट क्लबों और जुआ खानों की दुनिया रात में ही आबाद होती थी, और शाम के बाद पुलिस की गश्ती गाड़ियों में भी उसी रफ्तार से इजाफा हो जाता था। उधर मेरे साथियों की पतली हालत मुझे शाम ढलने का इंतजार करने की मोहलत देने को हरगिज तैयार नहीं थी। मुझे जो कुछ भी करना था फौरन और अभी करना था। मुझे बेकरारी से किसी भी ऐसी गाड़ी का इंतजार था जिस पर सवार होकर हम शहर को जा सकते। 2-3 ट्रक मजीद गुजर गए। हम हाथ हिला हिला कर रह जाते, कोई हमारी फरियाद पर कान न धरता। हर मर्तबा जब कोई गाड़ी दूर से आती दिखाई देती मेरे साथियों के चेहरों पर उम्मीद की एक लहर दौड़ने लगती, और जब कोई ट्रक हमें नजरअंदाज करके फर्राटे भरता गुजर जाता तो अपने आप से दम तोड़ देती। इस मर्तबा दूर से एक कार दिखाई दी। मैंने अपने साथियों को दरख्तों की ओट में छुप जाने का इशारा किया और खुद सड़क के किनारे पहुंच गया। ये कोई प्राइवेट कार थी जो मालिक की बदकिस्मती से किसी काम से शहर से बंदरगाह की समत आ रही थी। जब उसका और मेरा फासला कम हो गया तो मैंने नफ्सियाती हरबा आजमाया और सड़क के ऐन दरमियान आकर उसे रुकने के लिए हाथ हिलाने लगा। कार ड्राइवर इस अचानक आफत से गड़बड़ा गया था। उसने बहुत तेज ब्रेक लगाए थे।
मैं भी थिर्रा कर पीछे हट गया। उसने गर्दन बाहर निकाल कर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मरने का इरादा है क्या? मैंने उसकी हैसियत का अंदाजा लगाते हुए ये फिक्रा निहायत आजिजी से अंग्रेजी में अदा किया, माफ कीजिएगा जनाब, हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उसने बदस्तूर उसी लहजे में जवाब दिया, हम क्या करें? मैं अब आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के नजदीक उसके बहुत ही करीब आ गया था। मैंने कहा, देखिए साहब, उधर हमारा लॉन्च डूब गया है। बड़ी मुश्किल से हम जान बचा कर यहाँ तक आया है। हमारे साथियों का हालत बहुत नाजुक है। मैंने एक हाथ से समंदर की तरफ इशारा किया। गाड़ी का इंजन बंद था। इससे पहले कि मैं उसका जवाब सुनूं, मैंने पांव जमीन पर जमाया और दरवाजे का लॉक दबाकर इतनी फुर्ती से खोला कि कार सवार, जिसका एक बाजू भी गर्दन समेत बाहर लटक रहा था, दरवाजे के साथ ही बाहर आ गिरा। उसने जमीन पर लेटे लेटे चिल्लाना चाहा, ए दादागिरी काहे को करता है? मैंने गर्दन से पकड़कर उसे ऊपर उठाया। धान पान सा आदमी था बेचारा, एक हल्की सी चपत ही से पांव छोड़ गया। मेरे साथी दूसरे ही लम्हे सर पर मौजूद थे। बेहोश कार मालिक को उन्होंने पिछली सीट पर अपने दरमियान इस तरह बिठा लिया कि वो दूर से नॉर्मल ही दिखाई दे रहा था। ड्राइवर की सीट मैंने खुद संभाली। मेरे साथ आगे एक मकामी दोस्त बैठ गया। दूसरे ही लम्हे हम फर्राटे भरते नताइज से बेपरवाह शहर की तरफ उड़े चले जा रहे थे। सड़क के किनारे एक जगह पानी मिल गया। मेरे सबर सबर कहते कहते मेरे तीनों साथियों ने इंतहाई बेसब्री का मुजाहरा किया था। पानी ने आबे हयात का काम किया। हमने मुंह हाथ धोकर कुछ हुलिया वगैरह दुरुस्त किया। उस्मान की हालत भी खासी संभल चुकी थी। अब हम शहर के नजदीकी चेक पोस्ट तक पहुंच चुके थे। चेक पोस्ट से कुछ फासले पर हम रुक गए। कार को उसके मालिक समेत सड़क से कुछ फासले पर एक तरफ खड़ा कर दिया और हम पैदल एक शॉर्टकट से शहर में दाखिल हो गए। अभी खासी करेंसी मेरे पास मौजूद थी। पहले हमने अपने हुलिये बदले, हज्जाम की दुकान से बारी बारी अपनी असल शक्ल में वापस लौटे और रेडीमेड कपड़े पहनकर अगले लाहे अमल पर गौर करने लगे। एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से मेरे मकामी साथी ने मखसूस नंबर घुमाकर अपने मकामी लोगों से राब्ता कायम किया। वो बेचारे हमारे लिए अभी तक लक्ष्मी कांतापुर के कुर्बो जवार में धक्के खा रहे थे। जब उन्हें हमारे बखैर आफियत होने की इत्तला मिली तो उन्होंने यकीनन सजदाए शुक्र गुजारा होगा। हमें वहीं ठहरने का कहा गया, जबकि हमारे दोनों मकामी दोस्त रुखसत हो गए। अपनों से अलहदा होने का लम्हा खासा दिलगुदाज होता है, खुसूसन इन हालात में जब हम मौत की शाहराह पर एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर संग संग चले हों। पिछले कुछ घंटों की रफाकत में हम एक दूसरे को अपना बरसों का शिनासा जानने लगे थे। जुदा होते वक्त हम सब की आंखों में नमी तैरने लगी, लेकिन हम जानते थे कि ऐसा अजल से होता आया है और अब तक होता रहेगा। हमारा बस इतना ही संग होता है। हम एक दूसरे से चंद घंटों के लिए मिलते हैं, एक दूसरे पर जान निछावर करते हैं और अपनी अमर यादें छोड़कर एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। फिर किस्मत ही से हम कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर आपस में दोबारा पुरानी यादें जिंदा करने को मिलते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस का तरीक़ाकार यही है कि दो एजेंटों का आपस में कम से कम मिलाप हो। मुमकिन है वो अपनी फितरत या तजस्सुस की आदत से मजबूर होकर एक दूसरे की असलियत जानने की कोशिश करें, जो दोनों ही के लिए नहीं बल्कि वहां मौजूद सारे गैंग के लिए तबाही का बायस बन सकती है। दरअसल इंटेलिजेंस का तरीक़ाकार ही कुछ ऐसा पेचीदा और अजीब सा होता है कि यहाँ कड़ी से कड़ी मिलकर जंजीर तो बनती है, लेकिन एक कड़ी की मालूमात बस अपने हद तक ही होती है। अगर उसको खुद से आगे या पीछे ताक झांक करने का मौका तफन्नुन तबाह के लिए भी दिया जाए तो वो आगे पीछे सबको ले डूबे। यहाँ लोग अपनी सलामती के लिए भी दूसरों से मुताल्लिक जानकारी हासिल करने से गुरेज बरतते हैं। हाँ, एक जान निसारी का जज्बा ऐसा जरूर है जो उनमें कूट कूट कर भर दिया जाता है। वो सब अपने आप को एक जिस्म और एक जान समझकर काम करते हैं। उन्हें खुद से ज्यादा अपने साथियों की जिंदगी की फिक्र होती है। थोड़ी देर के बाद एक शानदार कार हमारे करीब आकर ठहर गई। उसमें से एक वजीह और बारूब नौजवान उतरकर हमारी तरफ आया। हमने बातों ही बातों में कोड वर्ड्स का तबादला करके एक दूसरे को अपनी आशनाई बहम पहुंचाई। फिर हम दोनों नौवारिद की आरामदेह गाड़ी में बैठकर एक शानदार होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल से पहले हमारी कार एक बारौनक स्टोर पर रुकी, जो उन लोगों का ही शायद कोई अड्डा था। नौजवान ने बड़े मुअद्दब लहजे में हमें नीचे उतरने का इशारा किया और हमें साथ लेकर वो स्टोर में घुस गया। शायद वो उस स्टोर का मालिक था। उसे देखते ही वहां मौजूद तमाम लोग मुअद्दब हो गए। एक बात मैंने खास तौर से महसूस की कि किसी ने हमारी तरफ आंख भर कर देखने की कोशिश भी नहीं की थी। शायद यहाँ का यही उसूल था या फिर वो सारे उसके अपने आदमी ही होंगे। नौजवान हमें दुकान के एक कोने में बने छोटे से लेकिन खासे बड़े खूबसूरत कैबिन में ले आया। ये उसका दफ्तर था, जिसके बाहर स्टूल पर एक गुरखा हाथ में डंडा पकड़े बैठा हुआ था। हमें देखते ही मुअद्दब हो गया। फिर उसने ही हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोला और हम तीनों बड़ी तमकिनत से चलते हुए अंदर दाखिल हो गए। सबसे पहले तो जनाब आप साहिबान कपड़े तब्दील कर लें,
اس نے ایک کونے میں لگی الماری کی طرف اشارہ کیا جس میں بڑی نفاست سے مختلف سائز کے قیمتی جوڑے لٹک رہے تھے۔ شاید یہ جگہ خصوصی طور پر انہی مقاصد کے لیے تھی۔ ہم نے ایک کونے میں کھڑے ہو کر باری باری کپڑے بدلے۔ اس دوران وہ میری اور عثمان کی موجودگی سے بے پرواہ مختلف فون نمبروں پر انگلیاں گھماتا اور مختلف لوگوں سے رابطہ قائم کرتا رہا۔ ہمارے فارغ ہوتے ہی اس نے دریافت کیا، آپ لوگ کچھ پینا پسند کریں گے؟ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ نو اٹس آل رائٹ۔ اب تک خاصا علم غلم ہمارے میدوں میں پہنچ چکا تھا۔ عثمان کی طرف سے تو ابھی تک مجھے تشویش تھی۔ اس نے میز کے ایک کونے میں رکھے 2 بریف کیسوں کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے سر، اپنے بریف کیس اٹھا لیجئے۔ ہم نے باری باری شکریہ کہہ کر بریف کیس تھام لیے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم دوسرے اور خاص مہذب حلیے میں کیبن سے باہر برآمد ہوئے، لیکن اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ بات یہاں کے معمولات کا حصہ ہے، کیونکہ کسی نے حیرت ظاہر نہیں کی تھی، نہ ہی پہلے کی طرح اس مرتبہ کسی نے ہماری طرف دیکھنے کی زحمت گوارا کی۔ البتہ وہ سب دوبارہ پہلے کی طرح با ادب ضرور ہو گئے تھے۔ اس مرتبہ ہماری گاڑی کلکتہ کے انتہائی شاندار ہوٹل کی طرف جا رہی تھی۔ یہ ہوٹل سمندر کے کنارے بنا ہوا تھا اور ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ ہم اسی سڑک سے ہوٹل کی طرف محو خرام تھے جس راستے سے تھوڑی دیر پہلے کار چھین کر گزرے تھے۔ وہی چیک پوسٹ تھی جس کے کچھ فاصلے ہی سے ہم واپس پلٹ گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر ہمارے ساتھی نے کار کو بریک ضرور لگائے تھے، لیکن کیا مجال جو کسی نے اس کے نزدیک پھٹکنے کی کوشش کی ہو۔ شاید وہ اسے پہلے ہی سے جانتے تھے۔ ایک باوردی گدھے نے اسے قریباً سلوٹ کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ جائیے صاحب۔ ایک مسکراہٹ اس جگہ سے گزرتے ہوئے خود بخود ہم دونوں کے ہونٹوں پر پھیل گئی جہاں ہم دونوں نے تھوڑی دیر پہلے کار اور اس کے مالک کو چھوڑا تھا۔ کار اپنے مالک سمیت غائب تھی، شاید اسے جلد ہی ہوش آ گیا تھا۔ میں نے بے ہوشی کا انجیکشن بھی تو معمولی سا ہی دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جہاں ہم جان چھپانے کے لیے مارے مارے پھر رہے تھے، اب وہیں لوگ ہمارے لیے دیدہ دل فرش راہ کیے کھڑے تھے۔ پھر مجھے جلد ہی اس کی وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ ابھی ہم چیک پوسٹ سے بمشکل 1.5-2 میل دور ہی پہنچے تھے جب ہمارے عقب میں پولیس کی تیز رفتار جیپ کا سائرن گونجنے لگا۔ پہلے تو میں نے یہی سمجھا کہ شاید کسی نے چیک پوسٹ سے گزرتے ہوئے ہمیں پہچان لیا ہے اور اب پولیس ہمارے استقبال کو آ رہی ہے، لیکن جب ہمارے میزبان نے ہارن کی آواز پر گاڑی کی رفتار دھیمی کر دی اور ایک پراسرار مسکراہٹ بھی اس کے ہونٹوں پر اٹکیلیاں کرنے لگی تو میں مطمئن ہو گیا۔ ہمارے میزبان نے گاڑی سڑک کے ایک کنارے پر پارک کر دی اور پولیس کی جیپ کا انتظار کرنے لگا۔ جیپ بھی اس کے قریب ہی آ کر رک گئی۔ اس میں سے ایک سب انسپیکٹر نکل کر آ رہا تھا۔ ہیلو مسٹر پاٹل، ہاؤ آر یو سر؟ اس نے خاصی بے تکلفی سے ہمارے میزبان سے جھک کر مصافحہ کیا، جو ابھی تک ایک شان بے نیازی سے ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر رکھے اور دوسرا کار سے باہر نکالے اس کی آمد کا منتظر تھا۔ اوکے، آئی ایم فائن، مسٹر پاٹل نے، جو ہمارا میزبان تھا، مختصر سا جواب دیا۔ انسپیکٹر نے کچھ کہنا چاہا سر، لیکن ہمارے میزبان نے اس کے منہ سے اس کی بات چھین لی۔ مسٹر سکسینہ، آپ کا تحفہ ڈگی میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ڈیش بورڈ سے چابی نکال کر اسے تھما دی۔ خود وہ ابھی تک اپنی سیٹ پر جمع بیٹھا تھا۔ انسپیکٹر چابی تھام کر سر جھکاتا پیچھے ہٹا اور گاڑی کی ڈگی کھول کر جب وہ واپس پلٹا تو اس کے کان کی لویں بھی خوشی سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں شیمپین کی ایک بوتل تھی جسے تھینک یو کہہ کر اس نے اب تک 2-3 مرتبہ چوما تھا۔ وہ ندیدے بچوں کی طرح جو خوشی سے مٹھائی لے کر ناچنے لگتے ہیں، خوش ہو رہا تھا۔ اس نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا، یو آر گریٹ مسٹر پاٹل۔ ہمارے میزبان نے کہا، ہم یاروں کے یار ہیں مسٹر سکسینہ، یہ اپنے جوانوں کو بھی دے دو۔ اس نے جیب سے 100 کے 2-3 نوٹ نکال کر اسے تھما دیے۔ انسپیکٹر نے پیشہ ور عورتوں کی طرح نوٹ تھامتے ہوئے دانت نکال دیے۔ کیا ضرورت ہے مسٹر پاٹل؟ اس کے جوان اس دوران جیپ میں بیٹھے گردنے موڑے ٹکٹکی باندھے مسٹر پاٹل کی طرف للچائی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ اکثر کتوں کو اسی طرح ہڈی پھینکتا رہتا تھا۔ اپنا حصہ پا کر ان کی باتیں بھی کھل گئیں اور جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو وہ سب ایک قطار میں کھڑے باجماعت ہمیں سلام کر رہے تھے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، فائن۔ اس نے انکسار سے گردن جھکا دی۔ او یہ تو کچھ بھی نہیں جناب، اور ہمیں لے کر وہ سیدھا اس شاندار ہوٹل کے پارکنگ لاؤنج میں جا پہنچا جہاں سپائی ماسٹر ہمارے منتظر تھے۔ ان کی نظریں کمرے کے دروازے پر ہی جمی تھیں۔ گہری گندمی رنگت، آدھے سر میں چمکتی چاندی، آنکھوں پر سیاہ گہرے رنگ کے شیشوں کا چشمہ جس نے کلوں کی ہڈیاں بھی چھپا رکھی تھی، شاندار سوٹ اور ہاتھوں کی انگلیوں میں پہنی ہوئی قیمتی ہیرے کی انگوٹھیاں اور ان میں پھنسا سگار۔
एक मर्तबा से ज्यादा उनकी तरफ नजर भर कर देखने की जुर्रत नहीं होती थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे गहरे शीशे की दीवार के पीछे से झांकती आंखें मुकाबिल के जिस्म से आर पार हो जाएंगी। जब उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहकर मुझसे हाथ मिलाया तो एक सनसनाहट सी मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। मैंने दोबारा उनके चेहरे का पहले के से भरपूर अंदाज में जायजा लेने की हिम्मत न की। उन्होंने मुझे और उस्मान को सामने सोफे पर बैठने का इशारा किया। मिस्टर अली, कैसे हैं आप? मैंने एहतराम मलहूज़े खातिर रखा। फिलहाल तो वैसे ही हैं जनाब। जवाब में उनका हल्का सा कहकहा बुलंद हुआ। मैं अभी तक इसी सोच में गलता था कि ये क्या वही साहब हैं जो इससे पहले एक फकीर के रूप में मुझे दीदार बख्श चुके हैं। थोड़ी देर तक रस्मी बातें होती रहीं। पाटिल एक कोने में बैठा अगले हुक्म का मुंतजिर था। फिर कॉफी आ गई और कॉफी पीने के बाद उन्होंने पाटिल से कहा, मिस्टर उस्मान को इनका कमरा दिखा दें। आप फिलहाल सिर्फ आराम कीजिए। पहली दफा वो बराह रास्त उस्मान से मुखातिब हुए थे। असल में हम अब जो गुफ्तगू करने वाले थे उसमें उस्मान की मौजूदगी माने थी। उन्होंने इतने शाइस्ता तरीके से उस्मान को रुखसत किया कि मैंने ही नहीं उस्मान ने भी बिल्कुल महसूस न किया। खुद उस्मान भी यहाँ खासी उलझन महसूस कर रहा था। उसको हल्की हल्की हरारत भी थी। बाद में उसने मुझे बताया कि कमरे में जाने के थोड़ी देर के बाद ही एक डॉक्टर ने उसका चेकअप भी किया था। कलकत्ता में ये मेरी और उस्मान की आखिरी मुलाकात थी। उस्मान के जाते ही उन्होंने अपना ब्रीफ केस खोला और एक इंतहाई हिफाजत से रखा कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये हेडक्वार्टर से मेरे नाम, ताज़ा हिदायत और अगले मिशन से मुताल्लिक खत था, जिसके ऊपर और नीचे सुर्ख रोशनाई से हिदायत की गई थी कि उसे पढ़ते ही फौरन जाया कर दिया जाए। उस्मान को वापस बुला लिया गया था और यूं भी अब उसकी यहाँ मौजूदगी का जवाज बाकी नहीं रहा था। मुझे मकामी दोस्तों से मुंसलिक रहकर काम करने के अहकामात मौसूल हुए थे। नए मिशन वक्तन फवक्तन मुझे यहीं ब्रीफ किए जाने थे। मैंने अहकामात पढ़ते ही बाथरूम में जाकर सिगरेट लाइटर की मदद से कागज को जलाया और फ्लश में बहा दिया। मेरे बाहर निकलते ही स्पाई मास्टर मुझसे गोया हुए। आत्मा सिंह तुम्हारा बेहतरीन कवर साबित होगा मिस्टर अली। मुझे उनकी इस बात पर कतन हैरानी न हुई, क्योंकि मुझे इल्म था कि वो मेरे बारे में पल पल की खबर रखते हैं। ये उनके लिए बेहद जरूरी भी था, इसलिए कि मुझे कोई नुकसान पहुंचने की सूरत में उन्हें खासी शर्मिंदगी और नुकसान उठाना पड़ता। तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो अचानक उससे टकरा कर उसकी हमदर्दियां हासिल कर चुके हो। वो बहुत कीमती मोहरा है मिस्टर अली। हमने 2-3 मरतबा उसके गिर्द जाल बुना, लेकिन हर दफा किसी चिकनी मछली की तरह वो हमारे हाथों से निकल गया। तुमने नादानिस्तगी में बहुत बड़ा मार का असर किया है। ये शख्स हमारे लिए मजबूत कले की मानिंद साबित होगा, जिसमें पनाह लेने के बाद हम तमाम बैरूनी खदशात से बेनियाज हो सकते हैं। तुमने सिखों के उमूर पर खुसूसी महारत दौरान तरबियत हासिल की है। आज तुम्हारी सलाहियतें बरूए कार लाने का वक्त आ गया है। आत्मा सिंह तुम्हारी कमीनगाह है मिस्टर अली। तुम वहीं से निकलकर शिकार पर झपटो और वहीं वापस चले जाओ। उसके दिल में घर करने के लिए बहुत कुछ कर गुजरो। ये मुल्क और कौम के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी। उन्होंने बड़ी चाबुकदस्ती से पाटिल की असल शख्सियत को छुपा लिया था। मैंने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की, सर मुझे आप इंशाल्लाह हमेशा ऐसा ही पाएंगे। उन्होंने मेरे इंस्ट्रक्टर की तरह मेरी पीठ थपकी। थैंक यू माय बॉय। उस लम्हे वो मुझे वाकई अपने सर महसूस हो रहे थे। थोड़ी देर तक हम अपना लाहे अमल तय करते रहे। फिर वो फोन उठाकर पाटिल को हिदायत देने लगे। दूसरे ही लम्हे वो हमारे कमरे में था। तुम्हारा दोस्त बखैरियत है और इंशाल्लाह 2-3 रोज तक ढाका पहुंच जाएगा। अभी उसे आराम की भी जरूरत है। तुम बहरहाल सोल्जर हो। उन्होंने जाते जाते मुझे तशफ़ी दी। ये उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने जाने से पहले मुझे उस्मान से मुलाकात का मौका फराहम कर दिया था। अगर वो ऐसा न भी करते तो ये कोई खिलाफ तवक्को बात न होती, बल्कि तवक्कुआत के ऐन मुताबिक होता। उन्होंने पाटिल और मेरा नया तारुफ करवाया। मिस्टर पाटिल तुम्हारे बेहतरीन दोस्त साबित होंगे मिस्टर अमरजीत सिंह। पाटिल ने गर्मजोशी से मेरा हाथ दबाया। वेलकम टू यू सर। उनके इस फिक्रे में बहुत कुछ पोशीदा था। अब मैं पाटिल पर हर तरह एतमाद कर सकता था। फिर स्पाई मास्टर रुखसत हो गए और हम दोनों वहीं रह गए। मैं इसी शशोपंज में मुब्तला था कि उससे उस्मान के मुतालिक दरियाफ्त करूं या न करूं कि उसने खुद ही मेरे मुंह से बात छीन ली। आइए मिस्टर उस्मान से मिलते हैं। और मेरा हाथ बेतकल्लुफी से पकड़कर वो मुझे कमरों की उस कतार के सामने से गुजारता उस्मान के कमरे के सामने आ गया। दरवाजे पर मखसूस दस्तक देकर हमने दरवाजा खुलवाया। उस्मान को डॉक्टर इंजेक्शन और कुछ दवाएं देकर आराम की हिदायत के साथ वापस चला गया था। वो भी सोने के मूड में नजर आ रहा था। पाटिल के मुंह से उस्मान ने गालिबन पहली मर्तबा ये इत्तला वसूल की थी। मिस्टर उस्मान आज यहीं आराम करेंगे, कल वापस जाएंगे। ये सुनते ही उसके चेहरे के तासुरात अचानक बदल गए। वो इस खबर से खासा गमजदा हो गया था, लेकिन मेरे लिए मामूल की कार्रवाई थी। फिर भी न जाने क्यों उससे अलग होते हुए मैं एक खलिश सी
महसूस कर रहा था। मैंने उसके कंधे पर शफकत से हाथ रख कर उसे हौसला दिया। शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने वाकई अपना हक अदा किया। मेरे ख्याल से उस तरफ तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। वो बोला, अली भाई, हम सब तुम्हारे मुंतजिर रहेंगे। एक एक लम्हा गनीमत था। वो बिलाखिर कह ही गया। मैंने कहा, मैं जरूर आऊंगा, तुम सबसे मिलने आऊंगा। मैं तुम लोगों को कभी नहीं भुला सकूंगा उस्मान। उस वक्त मुझे अपना लहजा खुद अपने लिए अजनबी सा लगा। मैंने कहा, अच्छा, मेरा ख्याल है अब तुम अय्याशी करो। मैंने आरामदेह बिस्तर और एयर कंडीशनर की तरफ इशारा करके माहौल को गैर संजीदा करना चाहा। मेरे साथ ही पाटिल ने भी हल्का सा कहकहा लगाकर मेरा साथ दिया। एक जख्मी सी मुस्कुराहट उस्मान के होंठों से फिसल गई। हम दोनों एक दूसरे से बगलगीर होकर रुखसत हो गए। मैंने दरवाजे में पहुंचकर मुड़ते हुए कहा, घर में सब तक मेरी नेक तमन्नाएं पहुंचा देना। खुदा हाफिज। उस लम्हे में उसकी आंखों में झिलमिलाते आंसुओं का सामना नहीं करना चाहता था। मैं बाहर निकल गया और आहिस्ता आहिस्ता कमरों की कतार के सामने से गुजरने लगा। पाटिल की आमद तकरीबन 1-1.5 मिनट के बाद हुई थी। वो गालिबन उस्मान को आखिरी हिदायत देकर आया था। अब हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। उसूलन मुझे उस्मान को और उस्मान को मुझे भूल जाना चाहिए था। ना तो हम एक दूसरे से राब्ता पैदा कर सकते थे, ना ही एक दूसरे से कलकत्ते में अब मिल सकते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।